look at this. Here it is a example of networking by which we can interact with each other. You can send or receive any type of message regarding the usage of network. In this network, here it is a central server called server, and here C1, C2, C3 and C4 is the client. यहाँ पे देखें भाई, ये एक वेरिएशन है लैन का, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं. लोकल इसके तहत एक सर्वर होगा, बाकी क्लाइंट होते हैं इसमें. सुनो ध्यान से समझो इसको, बीच में कोई भी बोले नहीं भाई. नो नीड टू स्पीक, लेट मी एक्सप्लेन. पढ़ लेगा ना. अमन अंसारी, म्यूट योर साउंड. म्यूट म्यूट कर देते हैं. चलो ठीक है. ओके, लिसन वेरी केयरफुली. इसमें से एक सेंट्रल सर्वर एंड बाकी क्लाइंट हो जाते हैं. दीज आर द सर्वर एंड दीज आर द क्लाइंट. सर्वर का क्या रोल है? ये सर्वर फिजिकली इस क्लाइंट से जुड़े हुए हैं. ये क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4. लोकल एरिया नेटवर्क के तहत ये सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं. किस माध्यम से जुड़े हैं? तार के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिसमें फिजिकली ये क्या कह सकते हैं कि दीज आर लिंक फिजिकली. कंप्यूटर्स कैन बी अटैच थ्रू द वायर्ड, और ये वैन में क्या होगा? वायरलेस मोड में होंगे. तार से नहीं जुड़े होंगे, बल्कि वेब के माध्यम से, सिग्नल्स के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होंगे. देन लोकल एरिया नेटवर्क में नेटवर्क कार्ड के तहत, जो कि इस समय के लैपटॉप में या कंप्यूटर में इनबिल्ड आ रहा है. पहले बाहर से एक्सटर्नल मदरबोर्ड पे लगाना पड़ता था. RJ45 स्विच की सहायता से हम इसे लगाते थे, लेकिन नाउअडेज पहले से इनबिल्ड आता है. जब हम फिजिकली इसे कनेक्ट कर लेंगे तो सबसे पहले पावर ऑन करना होगा किसका? सर्वर का. इसे हम पावर ऑन करेंगे, यानी कंप्यूटर की टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको बूट करना कहेंगे. पावर ऑन का मतलब नहीं, बूट, BOOT से हम बूटिंग कहेंगे. देखो, नेटवर्किंग के खासतौर पे लैन की अपनी अपनी एक एडवांटेजेस हैं, विशेषता हैं, और उसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं. मेरिट्स ये हैं बेटा कि सर्वर पे जो प्रोग्राम इंस्टॉल कर दोगे, सपोज दैट फोटोशॉप लोड कर दिया, MS SS लोड कर दिया, MS ऑफिस लोड कर दिया, तो ये बार बार क्लाइंट पे जाकर के इंस्टॉल नहीं करना है. मान लो अगर ये कितने कंप्यूटर हैं इसमें, क्लाइंट की संख्या कितनी है? 4. तो 4 यहाँ पर CPU होते, तो चारों CPU में हमें पेन ड्राइव के माध्यम से या CD-ROM के माध्यम से उस प्रोग्राम को बार बार इंस्टॉल करना होता. लेकिन ऐसा नहीं है. ये लैन से जोड़े जाने में सर्वर पे जो प्रोग्राम लोड करोगे, फोटोशॉप लोड किया इस पे, तो सारे क्लाइंट जाएगा. ये बड़ी अच्छी विशेषता होती है लैन की. बट डिमेरिट्स ये है कि यहाँ पर अगर सर्वर किसी कारण से नहीं चल पा रहा है, आवाज बहुत कम आ रहा क्लाइंट है. भी नहीं चल पाएंगे. क्लाइंट भी क्या हो जाएंगे? क्रैश कर जाएंगे. देन सबसे पहले सर्वर को लोड करना, सर्वर को ऑन करना जरूरी होता है. आदित्य गुप्ता, म्यूट योर साउंड. बंद कर लो आवाज अपनी.
नहीं तो अब एक ही उपाय है कि अब आपको बिना बताए जो है ना क्लास से, अब उसमें व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये कहाँ से आप बोल रहे हैं, आप इसकी आवाज यहाँ पे ऑब्जर्व की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और बड़े आसानी से उसे हम रिमूव कर देंगे, जो इस तरह से बीच में हम आपको टाइम देंगे, जो लास्ट का टाइम है हम आपको देंगे, आपका क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट लेट मी एक्सप्लेन, उसे बताने तो दो, बीच में बोलने का मतलब डिस्टर्ब करना है। देन सबसे बड़ी जो डिमेरिट से यह है कि अगर सर्वर बूट नहीं किया है तो क्लाइंट भी बूट नहीं करेंगे, क्लाइंट अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। हाँ, अगर किसी क्लाइंट को जैसे C3 यानी क्लाइंट 3 को अगर हमें रिमूव करना है कि वो काम न करे, तो हम सर्वर से उस क्लाइंट को हटा सकते हैं या नया क्लाइंट जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर सर्वर में प्रॉब्लम है, अगर सर्वर नहीं चल पा रहा है, तो क्लाइंट भी नहीं चल पाएंगे, किसी भी कंडीशंस में क्लाइंट को हम नहीं लोड कर पाएंगे। देन सर्वर इज ए कंप्यूटर that provides service to the client. You can, client can request, client can retrieve the information, client can retrieve their document using the secondary storage medium which contain server permanently stored their document. ये सर्वर और क्लाइंट का मसला है। दूसरा पीयर टू पीयर, जिसमें इंडिविजुअल सीपीयू हो जाएंगे, समझ लें इसको, WAN वाइड एरिया नेटवर्क के तहत। जैसे एक हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, वाईफाई ऑन है, और उस वाईफाई के थ्रू हम कई सारे सिस्टम को जोड़ रखे हैं। फिजिकल लिंक तो नहीं है ना, इतना तो समझ में आ रहा है आपको, ऐसा कुछ नहीं है, फिजिकली वो लिंक्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन पिछले क्लास में हम बताए थे क्या, सिक्योरिटी के बारे में, नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसके तहत हम अपनी सुरक्षा, अपने नेटवर्क को एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। जैसे हम हमारे एरिया में, हमारे जो रेंज है उसके अंदर अगर कोई भी यूजर्स आता है, कोई भी मोबाइल लेके आता है, तो वाईफाई अपने आप दिखाने लगता है। ये तो आप जनरल अपने भी चेक कर सकते हो, अगर सर्च कराओगे तो वाईफाई वो टैग नोट कर लेगा, पहचान कर लेगा, लेकिन कनेक्ट तभी कर पाएगा जब उसमें दिया गया पासवर्ड आपको जानकारी हो, या कहीं कहीं पे पब्लिक प्लेस में कोई पासवर्ड नहीं होता है, जैसे रेलवे स्टेशन पे, लेकिन आपके कुछ इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको लॉगिन कर दिए और कोई भी मैसेज, किसी भी तरह का जो वर्क है वो कर दिए और उसे पता नहीं चल पाएगा, वो ऑब्जर्वेशन होगा तो पता चल जाएगा। बड़ा पेचीदा मामला है, इस बात को समझिए। देन जो भी हॉटस्पॉट का पासवर्ड है, जो इंडिविजुअल यूजर्स उसको टाइप करेंगे, तो वही उस फीचर्स को, वही उस सुविधा का लाभ ले सके, बाकी लोग नहीं ले सकेंगे जिनको उसका पासवर्ड नहीं पता है। देन इट इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, हम इसे लगा सकते हैं। एक बार 2-3 साल पहले BSNL के थ्रू एक ग्रामीण इलाकों के लिए बेटा एक सुविधा गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी, हालांकि वो बंद हो गया, नाउअडेज वो नहीं है, लेकिन आप उसको जानिए कि सुदूर उन ग्रामीण इलाकों के लिए ये BSNL की तरफ से सौगात दी गई थी, जहां पे नेटवर्क ले जा पाना मुश्किल होता था। जानकारी के तौर पे आपको मैं बता रहा हूं, उन इलाकों के लिए एक वाईमैक्स की सुविधा जो है ये BSNL की तरफ से दी गई थी।
एक वायरलेस मीडियम था इंटरनेट प्रोवाइड करने का। तो इसमें एक सिग्नल ऐसा होता था जिसमें कि हम किसी पाइप के सहारे 15 या 20 फीट की ऊंचाई पर इसको हम लगाते थे। ये एक सेटअप बॉक्स की तरह से होता था, 15 या 20 फीट के छत के ऊपर इसे लगा दिया जाता था और यहाँ से जो तार निकला होता था सीधे ये वायर जो है मोडेम में इसको हम लगाते थे, मोडेम, और ये मोडेम से सीधा हमारे कंप्यूटर को आता था। समझे इसको? मॉडेम होता क्या होता है? मॉडर्न हिंदी मोडेम जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर को या लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ने के लिए बीच में मीडियम का काम करता है कौन? मोडेम। मोडेम के बारे में आगे मिलेगा आपको तो हम बताएंगे, हालांकि हमें लगता है कि आगे की क्लास में मोडेम के बारे में विधिवत जानकारी होगी, आपको हम बताएंगे। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि वायरलेस मीडियम में बहुत अच्छा ये काम किया था। जहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज होता था उसके 100-200 मीटर के इलाके में तो बड़ा बढ़िया काम करता था ये, जहाँ पे इसको सिग्नल मिल जाते थे। 20 फीट की ऊंचाई पे इसके हम जैसे एंटीना लगाते हैं, छतरी लगाते हैं, पहले उसे भी जाएंगे ना, तो एक इस तरह का एंटीना लगता था जब हम लोग आप जैसे आपकी उम्र के थे, तो इस तरह का एंटीना जो था लगाते थे, है ना। और ये एंटीना जो है रिसीव करता था। यहाँ पे कुछ पोस्टर्स वगैरह लगाए जाते थे, फिर एक पोस्टर्स टीवी के पास भी होता था, टीवी को ये रिसीव करने के लिए लगाए जाते थे। हवा से हमेशा इधर से उधर घूमता रहता था ये, और काफ़ी पेचीदा मामला। उसके बाद ये आपको जो होम डीटीएच की सुविधा आई, इससे पहले की बात करते हैं, समझ में आ रहा है ना, इससे पहले की बात करते हैं। तो यही सारी सुविधा के तहत जो है हम टेलीविजन पे प्रसारण देख पाते थे, इस तरह की चीजें। लेकिन धीरे धीरे डेवलप हुआ, विकास हुआ, और उसके बाद जो है हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज होम डीटीएच फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कई सारे रीजनल चैनल्स जो हैं आप देख पाते हैं। कुछ तो चार्जअप हैं, पैसे भी लगते हैं, जैसे डिश केबल सर्विस का पैसा लगता है, लेकिन होम डीटीएच की सहायता से हम विदाउट एनी कॉस्ट, एनी चार्जेस भी हम अपने क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम या नेशनल नेटवर्क के तहत हम जो है इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। इस माध्यम से कई सारे चैनल्स, कई सारे ऐसे सिलेबस आपको जो है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई सारे चैनल्स हैं जो कि पढ़ा रहे हैं या आपको सिखाया जा रहा है। तो नावेडेज वर्तमान समय में ये सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी उपलब्धि भी है बेटा, कि हम इस माध्यम से, जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, किस माध्यम से पढ़ा रहे हैं? एक नेटवर्क के तहत पढ़ा रहे हैं। अभी कई बच्चे आप परेशान हो जाते हो कि हमारे यहाँ साउंड नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ फिगर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप जानिए, परेशान मत होइए। अगर आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है या सिग्नल आपके यहाँ नेटवर्क कम मिल रहा है, तब भी ये प्रॉब्लम आपकी आ सकती है कि आप फिगर अगर आ रहा है तो आवाज नहीं आएगा, आवाज आ रहा है तो फिगर में वाइब्रेशन होगा। आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इतना तो जानिए, इतना तो जानना चाहिए कि जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा तो एक होता है स्ट्रीमिंग डेटा, आगे बढ़ेंगे आप, जो गोल गोल घूमने लगता है। अगर फ्लोएशन नेटवर्क सही नहीं है तो फिगर में वाइब्रेशन आ सकते हैं, और अगर यहाँ पर भी मान लो कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तब भी आपको पूरा ऑडियोज और पूरा जो वीडियो है, फिगर है, नहीं देख पाएंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस पे? नेटवर्क पे। नेटवर्क इज ए प्लेटफॉर्म बाय व्हिच वी कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर। अगर वो एक ब्रिज का काम कर रहा है जिसके थ्रू हमारी जो इंफॉर्मेशन क्या है, सूचनाएं जो है पैकेट के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं,
समझ में आ रहा है? दैट इज द मीडियम। जब आप आगे पढ़ोगे तो इसमें आप और भी चीज़ों के बारे में जानोगे। कई सारे लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर होती हैं, क्या क्या, जिसके तहत इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से वहाँ पहुँचता है। आप देखे हैं नेटवर्क की स्पीड की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है MBPS या KBPS। KBPS समझ में आ रहा है ना? मेगाबाइट पर सेकंड एंड किलोबाइट पर सेकंड। किसी निश्चित समय में ट्रांसफर स्पीड की बात करते हैं। जो हिंदी में कहें तो डाटा जो एकांक निश्चित समय में यानी 1 मिनट में प्रवाहित जो डाटा है उसकी मात्रा है कि कितना ये ट्रांसफर हुआ, कितना रिसीव हुआ। आप अपने मोबाइल में जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं ना तो सेटिंग में जाएंगे तो कुछ इस तरह के ग्राफ आगे पीछे जाते हुए दिखाई देंगे। ऐसे 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 ग्राफ दिखाई देते हैं। कभी देखा है ऐसे? हाँ, तो ये क्या है? दीज आर द सिग्नल्स जो कि सेंड होते हैं और रिसीव होते हैं। इतने MBPS का सेंड होता है, उतने MBPS का रिसीव होता है। तो पाठ्यक्रम को बेटा, सिलेबस को कवर कराना ही उद्देश्य हम लोगों का नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको जानकारी करानी है। समझ आ रहा है ना? तो ये आप जानिए इन चीजों को। ताकि ये चीजें व्यवहारिक जीवन के लिए भी, परीक्षा के लिए भी, और आपको अपने को अपडेट रखने के लिए भी ये सारी चीजें की जरूरत है। तो दीज आर द मॉडेम। फंक्शन क्या होता है इसका? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। फंक्शन क्या है मॉडेम का? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। एक डायलर टोन सुना होगा, जो बेसिक फोन हुआ करते थे, तो हम जब उसको उठा करके कान में लगाते थे तो एक टोन सुनाई देता था जिसको डायलर टोन कहते हैं। तो हमारे पास अगर मॉडेम का फंक्शन 2 है, डिजिटल से एनालॉग में अगर ट्रांसफर हो रहा है, जो सिग्नल्स होते हैं वो डिजिटल होते हैं या फिर एनालॉग होते हैं। डिजिटल में या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। इस तरह का XY एक्सिस पे ग्राफ बनता है। ये मिटा रहे हैं, देखो ऐसे ग्राफ बनता है बेटा। या तो पैरेलल चलेंगे तो 0 होगा, ये 0 होगा और ये 1 होगा। तो या तो 0 फिर या तो 1, या तो फिर 0 फिर या तो 1, ये ऐसे ऐसे चलता है। दीज आर द डिजिटल। और एनालॉग में कैसे चलता है? ऐसे चलता है। समझे इसको? ये एनालॉग के लिए है, ये डिजिटल के लिए। समझे इसको? फ्लेक्सिबल होता है, कभी 0 कभी 1 कभी ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। समझ में आ रहा है ये? हैव यू एनी प्रॉब्लम? आपको अनम्यूट किए हैं। 1 बाय 1 करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं कि ये समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। हमने लेसन 1 का PDF आपको आपके क्लास ग्रुप में अपलोड किया था और उम्मीद है कि उसे आप कंप्लीट कर लिए होंगे। जिन लोग कंप्लीट नहीं किए होंगे वो कर लें। इसके बाद हम लोग लेसन नंबर 2 के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं। लेसन नंबर 2 जो कि MS से रिलेटेड है। MS ऑफिस का एक पार्ट है, हमेशा ध्यान दें, समझें इसे। लेसन नंबर 2 जो है लॉग ऑन टू SS। MS ऑफिस में 4 पैकेज होते हैं। किसमें? MS ऑफिस में 4 पैकेज होते हैं। इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट,
और MSSS। बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक ये भी है जिसके बारे में आप जानेंगे। बट किसी भी टॉपिक को, किसी भी पाठ्यक्रम के, किसी भी लेसन्स के चीज़ों को जानने के लिए चीज़ों को सुनना होता है बेटा। कई लोगों के पास हमने अभी एक्सप्लोर करके देख रहे हैं तो कई लोग बड़े ही सेंसिटिव, बड़े ही सक्रिय अंदाज में, कई सारे बच्चे तो विद इन यूनिफॉर्म में भी बैठते हैं। अच्छा मतलब फील होता है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई देख रहा है, आप उसके प्रति समर्पित हैं। अब जब समर्पित होते हैं तो जो भी गेन करेंगे, जो भी प्राप्त करेंगे वो अच्छा होता है। और खूब ठाट बाट की लाइफ जो है, एकदम ठाट से खाना पीना खाया लिया, उसके बाद जो है एक इंजॉयमेंट मूड में अगर आप आते हो, एक आनंददायक जो है मतलब एकदम हो जाता है, तो लिमिट क्रॉस करने पे वो जो है क्या हो जाता है, इनडिसिप्लिन में बदल जाता है, अनुशासनहीनता में बदल जाता है। तो इसे न करेंगे। और जो भी चीज़ें आपको हम यहाँ से, कोई भी टीचर्स, कोई भी आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं लोग, या कोई टीचर्स आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी, जो भी पढ़ा रहे हैं, उसको जब तक आप ध्यान से सुनोगे नहीं तब तक वो समझ में नहीं आएगा। और इसके लिए पेरेंट, आपके गार्जियन, आपने बार बार कहा फ़ोन खरीद दीजिए, एक अमाउंट लगा के वो लोग आपको मोबाइल फ़ोन खरीद के दिए, सारी सुविधा एक तरह से आपको इसलिए कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई बाधित न हो। इस लॉकडाउन के इस दौर में अपने को सेफ रखते हुए, उसका पालन करते हुए, हम दोनों के बीच एक इंटरेक्शन हो सके और हमारी बातें आप तक जा सकें, इसके तहत एक इस तरह की व्यवस्था की गई। तो इसे सार्थक करना है, इसे निरर्थक नहीं गंवाना है इसको जो है। और सार्थकता तभी है, पैसा लगाना आपका सार्थक तभी है जब आप इसको फील करें कि पैसा कैसे आता है। हमारे लिए हमारे जो गार्जियंस हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने एक तरह से कहें तो जो भी शौक है उसको छोड़ करके और आपके लिए प्रयासरत है। हो सकता है उनके पास अच्छा कपड़ा ना हो, अच्छा जूता ना हो, लेकिन उसको काट के उस खर्चे को छोड़ करके और आपके लिए बोले कि नहीं चलो पहले इसका कंप्लीट कर लो, उसके बाद देखा जाए। तो सार्थकता तभी है जब हम दोनों लोग इस व्यवस्था के तहत अपने को अनुशासित तरीके से बना पाए। एक होता है आत्म अनुशासन या स्व अनुशासन, कोई बोले या ना बोले हमको अपना काम करना है, कोई कहे या ना कहे हमको 7 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे पढ़ने बैठना है तो बैठना है। अभ्यास के तहत बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसके ज्वलंत उदाहरण आपके साहित्य में मिल सकते हैं। आप अभ्यास और आत्मानुशासन जो मैंने कहा, ये इस बात पे बड़ा ही टफेस्ट ये है प्रक्रिया। अमल में धीरे धीरे आएगा, ये भी नहीं कि मैंने आज बोला कल से आ जाए, धीरे धीरे अपने को चेंज करिए, हो जाएगा। क्योंकि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में आप स्वयं मालिक हो। जैसे क्लास में हम तो देखते थे, आपको क्लास में एक आई कांटेक्ट के तहत आपको हम देखते थे, लेकिन थोड़ी कंडीशन ऐसी, इस तरह की परिस्थितियां बन गई जिसके तहत हम लोग ऐसे चल रहे हैं। तो अब उसमें ज्यादातर चीजें आप पे निर्भर करती हैं। आइए देखें। तो हमें पढ़ना है MS ऑफिस में MSSS के बारे में। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो है डाटाबेस। डाटाबेस बड़ा आनंद आएगा आपको अगर थोड़ा सा इसे बहुत गंभीरता से लेते हुए चलोगे ना। डाटाबेस, व्हाट इज डाटाबेस? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल
You need to clarify that what is database. The definition is the organized collection of data or summarized collection of the data is known as database. डाटा का व्यवस्थित रूप भी हम कह सकते हैं कि एक database है. And the best example of the database is our telephone directory, or we can say that phone book. The best example of database is our telephone directory or phone book, where many name and numbers are arranged in particular order, either ascending or descending. You can see there. The best example of database is phone book. बार बार कह रहे हैं, जहां पे हमारे नाम और नंबर स्टोर रहते हैं. किस क्रम में? आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग, अवरोही या अवरोही. देन असेंडिंग ऑर्डर. इसमें कुछ टॉपिक हैं जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, फाइल और रिकॉर्ड, इसके बारे में बस जानिए. आपके पास बस इन्हीं चीजों का जो पॉइंट्स, फील्ड है, फाइल है और रिकॉर्ड है. ये देखिए, ये बहुत से बड़ा एक तरह से अगर डेटाबेस है तो हम इसको इस बेस पर सर्च कर सकते हैं. जैसे मान लो हमने कहा फोन बुक, तो फोन बुक में पहले आपने क्या किया? फोन बुक क्रिएट किया. पहले जब ब्लैंक मोबाइल खरीद के घर पे आए तो फोन बुक में कांटेक्ट में क्या किया? नंबर को ऐड किया. नंबर को क्या किया? उसमें नंबर को जोड़ा. ऐड रिकॉर्ड, इसको कहते हैं ऐड रिकॉर्ड. समझिए इसको. हमने उस नए मोबाइल में, चाहे वो क्वालिटी कीपैड वाला हो या स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, डेटाबेस के लैंग्वेज में हमने क्या किया? उसमें रिकॉर्ड जोड़ा. और रिकॉर्ड में क्या जोड़ा? नाम और नंबर. इसका नाम क्या है? हाँ, ये नाम और नंबर हमने जोड़ा. और उस फोन बुक में अगर हम देखें तो जो भी हम नाम और नंबर जोड़ते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं. यानी ए से जो नाम होते हैं वो पहले आते हैं, बी सी ऐसे करके जेड तक. अगर हमें सर्च करना है कि रामू नाम कहाँ पे है तो उसको सर्च करते हो. फोन बुक में जाके क्या करते हैं? सर्च करते हैं. सर्च करने पे आर, जैसे आप आर लेटर टाइप करते हो, जो नाम आर से शुरू होने वाले हैं वो क्या हो जाते हैं? दिखाई देते हैं. फिर ए, फिर एम जब करते हो तो राम आ जाता है. तो ये हम क्या कर रहे हैं? सर्चिंग रिकॉर्ड, इसको कहेंगे सर्चिंग रिकॉर्ड. सर्च. कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि कई सारे नंबर हमारे लिए बेकार हो जाते हैं, जो यूज में नहीं होते हैं. फॉर ए लॉन्ग टाइम हमने यूज नहीं किया, तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं? उसको हम डिलीट कर देते हैं. यानी क्या कर रहे हैं? डेल रिकॉर्ड्स. तो ये तमाम तरह के काम हम कर रहे हैं. अब मान लो ये तो उन सभी की बात हो गई जो कंप्यूटर से लिटरेट हैं, जो कंप्यूटर जानते हैं या स्मार्टफोन चलाना जानते हैं. लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जो लोग कंप्यूटर नहीं भी जान रहे हैं वो भी डेटाबेस का यूज करते हैं. कैसे करते हैं? देखें. उनके लिए एक छोटी सी डायरी देखा होगा जिसपे ए से लेकर के जेड तक के लेटर्स के पेजेस बने होते हैं. छोटा सा इतना फोन बुक, टेलीफोन नंबर और नाम लिखने के लिए आते हैं. तो उस पे क्या करते हैं? जैसे कि किसी का नाम एस से शुरू है तो एस, संतोष जैसे मान लो, सुमन जैसे मान लो, तो हम उनके नंबर और नाम को लिखने के लिए क्या करते हैं? एस वाला पेज निकालेंगे उसमें से और उस पे लिख लेंगे.
आर वाले जो नाम है, जिनका नाम आर से शुरू, आर लेटर से शुरू है, तो उनके नाम और नंबर को आर वाले पेज में लिख देंगे ताकि सर्चिंग करना आसान हो। मान लो 5 मोबाइल नंबर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 50 और 100 हो जाए तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई बोलेगा कि प्रदीप नाम का जो नंबर है जरा उसे खोज के दिखाओ, तो आप खोजने शुरू कर देंगे। और अगर आपके रिकॉर्ड्स अरेंज होंगे, व्यवस्थित होंगे, तो तुरंत पी वाला, आर वाला जो भी रिक्वायरमेंट है तुरंत पेज निकालो, उसमें से नोट करो। तो दीज आर द वेरिएशन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मैनुअल डेटाबेस। यही सारे काम हम इसमें सीखेंगे। जैसे आपका यहाँ पर अगर क्लास की बात की जाए, क्लास 8 में जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या होगा, नेम होगा। नेम से पहले क्या होगा, एडमिशन नंबर, फिर नेम के बाद फादर्स नेम। दीज आर द फील्ड, एडमिशन नंबर, नेम एंड एड्रेस, दीज आर द फील्ड। अब इसमें कोई एक रिकॉर्ड है, मान लो एडमिशन नंबर 3143, नेम कोई नाम नहीं धर रहे हैं, एसडी लिख रहे हैं ऐसे, एड्रेस बलिया, ये एक रिकॉर्ड हो गया। एक एग्जांपल मैंने दिया, एडमिशन नंबर 4514, एक एग्जांपल, कोई किसी का लेना देना नहीं है। नेम कोई भी नाम टाइप किया, इसका एड्रेस वाराणसी। दीज आर द रिकॉर्ड्स। समझिए इन चीजों को, जो सीरियसली नहीं सोचेगा वो समझ नहीं पाएगा, ये जान लेना। जब आप गंभीर होंगे तभी समझ पाएंगे। तो ये क्या है, फील्ड है। फील्ड कौन सा है, एडमिशन नंबर, नेम, एड्रेस, दीज आर द फील्ड नेम। और एक इसमें से किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड्स। और किसी भी, ये देखा जाए कि ग्रुप ऑफ फील्ड्स इज नोन एज रिकॉर्ड। इसे मिलाकर के अगर हम बलिया की बात करें तो ASD नाम हो गया, 3143 एडमिशन नंबर, तो ये अपने में एक रिकॉर्ड है। देन वी कैन से दैट रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स। And what is record? What is fields? Then field is a collection of meaningful information that provide a sure and certain meaning. जैसे अभी हमने लिखा है एड्रेस, तो आपको ज्ञात हो सकता है कि ये एक पता है, लेकिन टाइम भी आपके पास मुश्किल से 2 मिनट का है, शेष हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये फील्ड अगर है एड्रेस, ये फील्ड है मोबाइल नंबर, तो आप जान सकते हैं ना कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें एड्रेस रखते हैं। तो एड्रेस में बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, ये एड्रेस हो सकता है। नाम किसी का नाम हो सकता है, मोबाइल नंबर को मोबाइल नंबर हो सकता है। दीज आर द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। अब ये नहीं कि नेम को अगर उलट पुलट कर रख देंगे तो वो कोई सार्थक नहीं होगा, वो कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं होगी मेरे लिए। दीज आर द वेरिएशन ऑफ पर्टिकुलर फील्ड्स। यही हम डेटाबेस के माध्यम से रिकॉर्ड जोड़ेंगे, रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। फिलहाल हम इस पोर्शंस को यूं ही समझेंगे। ओवरव्यू है किसी भी डेटाबेस को कैसे हम जानेंगे। तो होमवर्क के तौर पे आपको यही हम देंगे कि आप इस लेसन नंबर 2 को पढ़ेंगे। एक बार होमवर्क नोट कर लीजिए। रीड लेसन, रीड अबाउट डाटाबेस, रीड अबाउट डाटाबेस, पढ़ेंगे इसको। अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आपको आएगा पढ़ने में, ये जान लीजिए। बहुत सुगमता से इसे आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। एनी प्रॉब्लम बोलें? नो सर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे पढ़ेंगे और डेटाबेस के बारे में नो सर पढ़ लेंगे और एक एक चीजों को रीड करेंगे, एक एक लाइनों को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके सर।